बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सीएए को लेकर के अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। कहा सीएए देश का कानून, कोई इसे लागू करने से रोक नहीं सकता। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में मोदी सरकार का बड़ा उपहार, 5 जनवरी को आएंगे गडकरी। बदलने लगा बिहार का मौसम, ठंड के बीच बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बरसात से बढ़ेगी कनकनी। लोकसभा चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री को मिलेगी राज्य की कमान, बिछाई जा रही है सियासी बिसात। नीतीश कुमार करेंगे एनडीए में वापसी, उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने मचाई सियासी खलबली, बिहार में हो सकता है बड़ा खेल। स्वामी प्रसाद मौर्य, मारन, चंद्रशेखर को मिली हिंदुओं को गाली देने की सुपारी, सुशील कुमार मोदी ने जवाब में कही बड़ी बात। नियोजित शिक्षकों की बल्ले बल्ले, जाने राज्यकर्मी बनने के बाद मिलेगी कितनी सैलरी, काट छांट करके मिलेगा कितना वेतन। अब बिना मिट्टी के भी उगेगी हरी सब्जियां, क्या है तकनीक, आप भी जानिए, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। गिरिराज सिंह बोले ना घर के रहे ना घाट के नीतीश कुमार, अब तो ये दरवाजा भी हो गया है बंद। सबसे खराब हवा कटिहार की, दूसरे नंबर पर आरा, 280 पर पहुंचा पटना का एक्यूआई लेवल। बिहार बोर्ड परीक्षार्थियों को बड़ा झटका, 66,000 नहीं दे पाएंगे बोर्ड पर एग्जाम। नीतीश के घर में लगी आग से गदगद है भाजपा, तो तेजस्वी की राह में भी सबसे बड़ी बाधक बीजेपी, वरना अब तक नीतीश कुमार का तख्ता पलट गया होता। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर की अटकलें तेज, क्या फिर से पलटेंगे नीतीश कुमार, 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं दिल्ली। सीएम पद की कुर्सी बचाने के लिए खेला कर रहे हैं नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, भाजपा के साथ आने पर खेला खोला राज। नए साल के पहले मोदी सरकार ने बिहार को दिया बड़ा तोहफा, पटना से सोनपुर के बीच गंगा नदी पर बनेगा 6 लेन ब्रिज। विजय सिन्हा का दावा, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं लालू, कुर्सी छीनने के डर से ही नीतीश कुमार भयभीत। बिहार में स्थापित हो चुका है जंगल राज 3, नीतीश तेजस्वी का नाम लेकर नित्यानंद राय ने क्यों कही ऐसी बात। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर के बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि सीएए देश का कानून है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा है कि सीएए को लागू करना पार्टी की प्रतिबद्धता है। जब भाजपा राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक सीटें हासिल करेगी। अमित शाह ने विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा राज्य की 42 लोकसभा में से 35 से अधिक सीटें जीत हासिल करेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीट जीत दर्ज की थी। बंगाल भाजपा की मीडिया इकाई ने बंद कमरे में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह के भाषण के बिंदुओं की एक सूची शेयर की है। दोस्तों बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के सबसे उम्रदराज नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी अचानक से बीमार हो गए, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में राजधानी पटना के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी आरजेडी के अंदर सबसे अधिक आयु के नेता हैं और उनका पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से काफी गहरा रिश्ता है। ऐसे में अब इनके बीमार होने की खबर निकल करके सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार शिवानंद तिवारी को सांस लेने में परेशानी के बाद राजधानी पटना के पारस
अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां शिवानंद तिवारी के फेफड़े में इन्फेक्शन की शिकायत हुई है। जब फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है और फिर इलाज चल रहा है। उनके बेटे और आरजेडी के विधायक राहुल तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि उनके पिता शिवानंद तिवारी को फेफड़े में इन्फेक्शन की शिकायत है, जिसके बाद उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े नेताओं में से एक हैं। आरजेडी सरकार में शिवानंद तिवारी मंत्री भी रह चुके हैं। साल 1996 में वे सबसे पहले जनता दल से शाहपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे, लेकिन साल 2000 तक आरजेडी में आ गए। दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है? क्या अब नीतीश कुमार सीएम पद त्याग देंगे? इन सारे सवालों का जवाब 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मिल जाएंगे। लेकिन इस बैठक में क्या क्या फैसला लिए जा सकते हैं, इसके संकेत अभी से ही मिलने शुरू हो गए हैं। ये संकेत कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम नीतीश कुमार और पार्टी के कई अन्य नेता दे रहे हैं। मंगलवार को भी मीडिया में आई जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। मंगलवार को कैबिनेट में लिए गए 29 निर्णय भी इससे जोड़ करके देखा जा रहा है। जब पार्टी के एक बड़े नेता की माने तो सीएम नीतीश कुमार सारे फैसले खुद लेते हैं। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि नीतीश कुमार वर्तमान दौरे के चतुर चालाक नेताओं में से एक हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके हर दल के नेताओं के साथ मित्रता है, जैसे वे समय आने पर भुना भी लेते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से दबाव में थे। नीतीश कुमार का पार्टी के कुछ नेताओं के साथ विचार अचानक से मेल नहीं खाने लगा है। इसी वजह से उन्होंने कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुलाई है। इधर नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी के अंदर खाने में हलचल तेज हो गई है। जेडीयू सूत्रों के माने तो देर रात बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता की केंद्र की एक बड़े मंत्री से मुलाकात हुई है। जब बीजेपी सूत्रों के माने तो नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में नो एंट्री का जो बोर्ड लगा था उसे कुछ शर्तों के साथ हटाने की बात चल रही है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए कुछ शर्तें तय की है, जैसे अगर नीतीश कुमार मानेंगे तो फिर गठबंधन में एंट्री हो सकती है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 आने में अब कुछ ही समय रह गया है। इससे पहले केंद्र सरकार जनता के लिए एक बेहद कड़े फैसले ले रही है, बड़े फैसले ले रही है। जब कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री राशन स्कीम को 5 साल तक जारी रखने का फैसला किया था, वहीं अब कैबिनेट ने बुधवार को किसानों के लिए बड़े ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने बिहार के किसानों को सौगात दी है। जब मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद बुधवार को 2023-24 के लिए कोपरा के समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दी गई है, जहां मिलिंग कोपरा के लिए एमएसपी 300 रुपये से बढ़ा करके 11,160 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह बाल कोपरा का एमएसपी 250 रुपये से बढ़ा करके 12,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस फैसले से भारतीय नारियल उत्पादकों को बेहतर परिश्रम रिटर्न सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, बिहार में होटल रेस्टोरेंट खोलने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में होटल रेस्टोरेंट खोलने पर लोगों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर के सरकार ने मंजूरी दे दी है। खबर के अनुसार बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत पर्यटन स्थलों पर होटल रेस्टोरेंट के साथ साथ रिवर क्रूज संचालन, थीम पार्क, मनोरंजन क्षेत्र समेत अन्य कई चीज़ों के निर्माण करने पर आपको सरकार के द्वारा सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दूं कि पर्यटन नीति के तहत निवेशकों को 10 करोड़ तक निवेश करने पर 30% या फिर अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि 50 करोड़ रुपए के निवेश करने पर 25% या फिर अधिकतम 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावे सरकार के द्वारा भूमि हस्तांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क और फिर विद्युत शुल्क का 100% रिबर्समेंट भी दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाते हुए बिहार के पर्यटन स्थलों पर होटल रेस्टोरेंट समेत अन्य कई चीज़ें लगा सकते हैं। दोस्तों, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और बिहार में इस बार सबकी नज़रें हैं। जी हाँ, बिहार इसलिए खास है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल की है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की अब तक 4 बैठक हो चुकी है, जहां एबीपी वोटर के जरिए लोगों के मूड को जानने की कोशिश की जा रही है। एबीपी न्यूज़ ने मंगलवार को बिहार की वीवीआईपी सीटों का ओपिनियन पोल जारी किया है। जब बिहार की 8 वीवीआईपी सीटों पर सर्वे किया है, जिसमें बेगूसराय, पाटलिपुत्र, बक्सर, हाजीपुर, जमुई, उजियारपुर, पूर्वी चंपारण और आरा शामिल है। जब सर्वे में इन सीटों को लेकर के इन सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जब ग्रीन, ऑरेंज, येलो और लाल। कैटेगरी से समझिए कि इन वीवीआईपी सीटों में से कौन बड़े अंतर से आगे रहने वाला है और फिर किसकी कुर्सी खतरे में है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैटेगरी और फिर उसका मतलब समझते हैं। तो आपको बता दूं कि ग्रीन इसका मतलब है कि बड़े अंतर से आगे, ऑरेंज इसका मतलब है ठीक ठाक अंतर से आगे, येलो मतलब कि कम अंतर से आगे,
लाल यानी कि खतरे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गिरिराज सिंह के बारे में। तो गिरिराज सिंह बेगूसराय से हैं जिसका कैटेगरी ऑरेंज है। जी हाँ, ऑरेंज यानी कि ठीक ठाक अंतर से आगे चलेंगे, आगे हैं अभी। वहीं पर राम कृपाल यादव पाटलिपुत्र से ये रेड जोन में है। जी हाँ, उसके बाद अश्विनी चौबे बक्सर से ये येलो जोन में है। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से ये भी येलो में है। यहाँ येलो का मतलब ये होता है कि कम अंतर से आगे, रेड का मतलब ये होता है कि ये खतरे में है। जी हाँ, वहीं पर चिराग पासवान के बारे में बात करें तो चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं और इसका कैटेगरी ग्रीन है। जी हाँ, वहीं पर नित्यानंद राय येलो, राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से येलो, RK सिंह आरा से येलो। दरअसल राजनीतिक पार्टियां 2024 के चुनाव को देखते हुए तैयारियों में जुट गई है, जहां हर दल रणनीति बनाने में लगा है। ऐसे में सर्वे को देखें तो फिर कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जहां 8 सीटों को आप देखेंगे तो सिर्फ चिराग पासवान ही ग्रीन जोन में है, सिर्फ रामकृपाल यादव ही रेड जोन में है। आपको बता दें कि इस सर्वे में संबंधित क्षेत्र के वोटरों की राय शामिल है, जहाँ इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3 में से 5% है। दोस्तों, नए साल को लेकर के मोदी सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, बड़ा तोहफा दिया है, बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि पटना से सोनपुर के इलाके में आवागमन बेहतर बनाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्र सरकार ने गंगा नदी पर एक नए केबल ब्रिज निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हुई इस वर्ष की अंतिम कैबिनेट बैठक में बिहार में गंगा नदी पर एक ब्रिज बनाने को लेकर के कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। गंगा नदी पर पटना की ओर में दीघा से उत्तर दिशा में सोनपुर को ये प्रस्तावित पुल जोड़ेगा। बिहार में दीघा सोनपुर के बीच 6 लेन ब्रिज बनाने को मंजूरी देकर के मोदी कैबिनेट ने बिहार को एक बड़ा तोहफा दिया है। दीघा और सोनपुर के बीच में 6 लेन ब्रिज पर 3000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित किया जाएगा। जब 42 महीने में इस 6 लेन के ब्रिज को तैयार किया जाएगा। ये एक केबल ब्रिज होगा जिसके तहत ऊपर से गाड़ियां गुजरेगी, जबकि नीचे गंगा नदी में नौहन यानी कि नाव और जहाज का आवागमन होगा। बिहार में गंगा के किनारे 12 जिले स्थित हैं। ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। आपको बता दूं कि बिहार में गंगा नदी पर अगले 4 साल में 18 पुल हो जाएंगे। जब वर्तमान में जिन पुलों पर आवागमन जारी है उनमें मोकामा राजेंद्र सेतु, विक्रमशिला सेतु, महात्मा गांधी सेतु, बक्सर में 2 लेन का पुल, JP सेतु और फिर आरा छपरा पुल और मुंगेर रेल सह सड़क पुल शामिल है। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सहरसा में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के हालात हैं। RJD और JDU के नेताओं में कुर्सी को लेकर के खींचतान चल रही है, जिसका असर इसका सरकार के कामकाज पर पड़ रहा है। इसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिसने जनादेश का अपमान करते हुए चोर दरवाजे से साथ लाया था, आज उसी ने उनको चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है। सत्ता और कुर्सी के लिए CM नीतीश कुमार अपनी विचारधारा से समझौता कर चुके हैं, जिसका परिणाम है कि प्रदेश में यानी कि बिहार में आज पूरी तरीके से राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है। राजनीतिक अस्थिरता जब आता है, प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच जाता है। विजय सिन्हा ने कहा है कि जिसने मुख्यमंत्री को स्वार्थ और महत्वाकांक्षा जगाने का काम किया है, वह व्यक्ति उनकी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को देर से एहसास हुआ है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव हमारी कुर्सी छीनने के लिए बेताब है। प्रधानमंत्री बनने का सपना तो साकार नहीं होने दिया है, इसलिए भयभीत है। दोस्तों, बात करेंगे कि विकसित भारत यात्रा के तहत सिवान पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार की सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान नीतीश और तेजस्वी के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार में जंगल राज 3 स्थापित हो चुका है। सिवान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने में यानी कि जनवरी से अक्टूबर तक जिले में 53 लोगों की जान गई है, 56 लूट की घटनाएं हुई है, 1131 चोरी की घटनाएं हुई है, 272 सामान्य अपहरण की घटनाएं तथा 12 लड़कियों के साथ गलत काम हुआ है। जहाँ 6 महीने पहले बनी इस सरकार में विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। बिहार में अपराधियों द्वारा खुलेआम लोगों की जान ली जा रही है। जब उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिए जाने के कारण जनता में भय का माहौल व्याप्त हो गया है, राज्य के लोगों का पलायन शुरू हो गया है। नित्यानंद राय ने आगे कहा है कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार को बहुत अवसर मिला लेकिन विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि बिहार भाजपा में हजारों लाखों कार्यकर्ता है जो मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। वह चेहरे नीतीश, तेजस्वी सहित अन्य पार्टी के नेता से अच्छे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया है कि बिहार के बजट का 72 से 73% राशि विकास कार्य केंद्र सरकार के रुपये से हो रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षार्थियों को बड़ा झटका दिया है। जी आपको बता दें कि बिहार बोर्ड से संबंधित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अहम सूचना है। 66,000 परीक्षार्थियों को हाई स्कूल और फिर इंटरमीडिएट की BSEB वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि ये सभी स्टूडेंट सेटअप परीक्षा में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेल हो गए हैं। सेटअप एग्जाम में सफलता हासिल नहीं करने के चलते अब ये फरवरी में होने वाले बोर्ड परीक्षा में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि असफल होने वाले इन छात्र छात्राओं को प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही अब थ्योरी एग्जाम के लिए भी इन स्टूडेंट को हॉल टिकट नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं जिन स्टूडेंट के लिए मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है, जिससे वे अपनी कमियों पर काम करके प्रदर्शन को अच्छा कर सके। दोस्तों बात करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से चल रही सियासी अटकलें इस बात की गवाही देता है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों को लेकर के अटकलबाजी का दौर भी जारी है। माना जा रहा है कि 29 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। इस बीच मंत्री श्रवण कुमार ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। दरअसल श्रवण कुमार ने पटना में बुधवार सुबह प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या जदयू में कुछ बड़ा होने वाला है। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब दिया है कि जदयू में हमेशा बड़ा ही होता है, जदयू में कुछ भी छोटा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जदयू का दायरा आज बढ़ता जा रहा है। जदयू के नेता नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो होगा बड़ा ही होगा। जब पत्रकारों ने जब ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के सवाल पूछा तो श्रवण कुमार ने कहा कि ये बैठक में तय होता है, जब वहां बड़े नेता सारे फैसले करेंगे, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ही सब कुछ तय होगा। हम तो एक सदस्य की हैसियत से वहां जा रहे हैं, अगर कोई एजेंडा आएगा तो फिर उस पर बातचीत होगी। दोस्तों बात करेंगे कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी आगामी 5 जनवरी को बिहार दौरे पर आ सकते हैं। यह दरभंगा में उनका दौरा प्रस्तावित है, जहां अपने बिहार दौरे में वे लगभग 20,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री आमस दरभंगा पथ का शिलान्यास करेंगे। 4 पैकेज में बनने वाली इस सड़क में पहले पैकेज आमस टू शिवरामपुर का काम शुरू है। दूसरे पैकेज शिवरामपुर टू रामनगर का भी काम शुरू है। हालांकि रामनगर से कच्ची दरगाह पैकेज की मंजूरी नहीं मिली है। यह कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है। जब वहीं चौथे पैकेज में बिदुपुर से तालबदशरा के बीच सड़क का काम शुरू है। परसरा से सहरसा, महिषी, चकिया, बैरगनिया, दरभंगा, जयनगर, जमुई, शेखपुरा और बांका बाईपास का भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही फॉरबिसगंज, जोगबनी, किशनगंज फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद फिर शिवहर, सीतामढ़ी, जयनगर, नहरिया, मनिया और फिर फॉरबिसगंज आरओबी का उद्घाटन हो सकता है। दोस्तों दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है, लोग नए साल की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में ठंड अपना रूप अभी दिखा नहीं रहा है। जी हाँ, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 4 दिनों की तुलना में अब न्यूनतम पारा 3 से 4 डिग्री तक ऊपर चढ़ा है। जहाँ मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मौसम में हुए बदलाव की वजह से हवा की दिशा में बदलाव और फिर न्यूनतम पारा में बढ़ोतरी हुई है। जहाँ अभी तक लोगों को करकराती ठंड का एहसास नहीं हुआ है। जहाँ कोहरा एक दिन भी देखने को नहीं मिला है। जहाँ मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। साथ ही इसके निचले वायुमंडल में पूर्वी हवाओं के संपर्क के प्रभाव के कारण 2 जनवरी के बाद दिन के तापमान में कमी आने की भी संभावना है। जहाँ इस दौरान कुछ दिनों तक कोहरा भी छाया रह सकता है। जहाँ पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना में रविवार से कुहासा बढ़ेगा। जी हाँ, पटना में भी सुबह शाम इसका असर दिखेगा। आज 28 और 29 दिसंबर को पटना, नालंदा, गया, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में हल्की या फिर मध्यम स्तर की बारिश होगी। 29 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, वैशाली जिले में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार का निचला वायुमंडल पूर्वी हवा के संपर्क में रहेगा। इसके चलते स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बारिश से गेहूं की फसल पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। फिलहाल राज्य में अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री और फिर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 4 डिग्री ज्यादा है। दोस्तों लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के देश भर में चहल पहल बढ़ने लगी है। इसी बीच बिहार की राजनीति में एक बड़ी चर्चा उभर रही है। जब लंबे समय तक बिहार में शासन कर रहे लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट विकसित किया है। जहां लालू प्रसाद यादव बिहार में जंगल राज के लिए मशहूर रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार सुशासन की वजह से पहचाने गए। जब दोनों धुर विरोधी फिलहाल एक साथ हैं, जब राजनीतिक शब्दावली में इस घालमेल को अब कौन सा नाम दिया जाएगा
पता नहीं। लेकिन जो चीज़ें निकल कर के सामने आ रही है वो बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाली है। बिहार की सियासत के केंद्र में अभी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू है। जहाँ बीजेपी के साथ रह करके लगातार जेडीयू खूब पली बड़ी है। जेडीयू को पहली बार सदमा तब लगा जब विधानसभा के साल 2020 में चुनाव हुए। जी हाँ, उसके साल भर पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने भाजपा के साथ अपने संबंधों का भरपूर सियासी लाभ उठाया था। जहाँ लोकसभा में जेडीयू ने बीजेपी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ करके 16 पर कामयाबी हासिल की थी। जहाँ साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई। उसे भाजपा से तकरीबन आधी महज 43 सीटों पर कामयाबी मिली। जी हाँ, जबकि भाजपा के बराबर सीटों पर जेडीयू ने भी चुनाव लड़ा था। जहाँ नीतीश कुमार ने 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को मिली सफलता के बाद से ही मुगालता पाल लिया है कि उनकी वजह से ही बीजेपी बिहार में पनप रही है। सच यह है कि बीजेपी ने बिहार को गैर दलीय व्यक्ति नीतीश कुमार के भरोसे ही छोड़ दिया था। जब उनका यही मुगालता आगे चल करके उनकी परेशानी का सबब बना है। दोस्तों, बिहार में बड़े सियासी उलटफेर की अटकलें तेज है। जहाँ एक तरफ जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के चर्चाएं हैं, तो फिर वहीं दूसरी ओर राजद भी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई है। राजनीतिक गलियारों में जदयू और राजद के बीच खटास की भी चर्चा होने लगी है। इसी कड़ी में अब रालोजद प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा है कि आरजेडी के साथ जाना और तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा करना नीतीश कुमार का आत्मघाती कदम है। जहाँ अब ये साबित भी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आज जदयू कहीं का नहीं है। जहाँ नीतीश कुमार जी की साख इन लोगों के कारण मिट्टी में मिल चुकी है। दोस्तों, बिहार कांग्रेस ने राहुल गांधी खड़गे को मन की बात कह दी है। जो आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के नेताओं ने अपने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट का बंटवारा जल्द करने पर जोर दिया है। जब साथ ही ये भी कहा है कि पार्टी को गठबंधन के तहत 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जब सीटें कौन सी होगी ये भी पार्टी को खुद तय करनी चाहिए। मतलब साफ है कि राज्य के पार्टी नेताओं ने आलाकमान के से इशारों में बोल दिया है कि आरजेडी और जेडीयू से 10 सीटों को लेकर के बात करें। वहीं पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने लोगों को अपने साथ जोड़ने और फिर बूथ स्तर पर सशक्त कमेटी गठित करने को कहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है। जब राहुल गांधी ने बिहार के पार्टी नेताओं से कहा कि अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़े, जब इसको लेकर के लक्ष्य तय करके काम करे, सीटों का चयन करने के साथ ही गठबंधन की सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करे। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस की गठबंधन समिति की बैठक 29 दिसंबर को निर्धारित है। इसलिए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। जहाँ कांग्रेस ने पिछला लोकसभा चुनाव राजद, वाम दलों और फिर अन्य के साथ मिलकर के लड़ा था। जहाँ कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और फिर 1 सीट जीतने में सफल रही थी, जबकि अन्य किसी दल को कोई सीट नहीं मिली थी। दोस्तों, बात करेंगे कि भाजपा और जदयू नदी के 2 किनारे हैं जो साथ नहीं मिल सकते। भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मान देने का काम किया था, लेकिन उन्होंने अपमान करने का काम किया। अब गलती से भी दोनों का साथ नहीं होगा। जहां ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने संवाददाता सम्मेलन में कही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। वे दूसरे की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कभी भाजपा तो कभी राजद के साथ मिलकर के सरकार बनाते रहे हैं। अब उनकी लालसा प्रधानमंत्री बनने की है, लेकिन INDIA में उन्हें तवज्जो नहीं मिल रहा है। वे उम्मीदवार तक नहीं बन पा रहे हैं। कांग्रेस और टीएमसी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन सिर्फ टी पार्टी के लिए बना है, यानी कि चाय पार्टी के लिए बना है। बैठक के दौरान अलग अलग जगहों के व्यंजन चखे जा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जदयू के अंदर अंदरूनी विवाद चल रहा है। ललन सिंह को किन लोगों ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, क्या वजह है, ये तो उन्हीं की पार्टी की वही बताएगी। उन्होंने आगे कहा कि जदयू और राजद के अंदर खटपट बहुत जोर से चल रही है। यही वजह है कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। यहाँ कोई भी अध्यक्ष बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। दोस्तों, अब बात करेंगे कि अगर आप नए साल में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो फिर सोच विचार करके बनाएं, क्योंकि ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। यार ट्रेनों में ये स्थिति दिसंबर तक बनी हुई है और फिर आगे भी ये स्थिति बनी रहने की संभावना है। जहां ऐसी स्थिति में विकास कार्यों के लिए विभिन्न मंडलों में नॉन इंटरलॉकिंग के कारण ट्रैफिक और फिर पावर ब्लॉक को देखते हुए भागलपुर रेलखंड की 4 ट्रेनों के परिचालन निरस्त होने से यात्रियों की समस्या और बढ़ा दी है। दोस्तों, बात करेंगे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने
बयान जारी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य डीएमके सांसद दयानिधि मारन और फिर चंद्रशेखर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक समुदाय विशेष का थोक वोट लेने के लिए इंडिया गठबंधन ने अपने दूसरे तीसरे दर्जे के कुछ नेताओं को हिंदू धर्म, राम मंदिर, सनातन संस्कृति और फिर रामचरितमानस पर अनर्गल टिप्पणी करने की सुपारी दे रखी है। सुशील मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की प्रियंका खड़गे, सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, द्रमुक के दयानिधि मारन, आरजेडी के चंद्रशेखर और जगदानंद जैसे जिन नेताओं को हिंदू धर्म को धोखा, डेंगू, मलेरिया वगैरह बताने की सुपारी मिली हुई है, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि वे दहशतगर्द का धर्म बता दें। ये सारे सुपारी किलर केवल हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण अपनी नौकरी बचा पा रहे हैं। जब बीजेपी नेता ने अपने बयान में यह भी कहा है कि 3 हिंदी भाषी राज्यों में इंडिया गठबंधन को राम मंदिर और फिर सनातन धर्म के विरोध का परिणाम झेलना पड़ा, फिर भी वे आत्ममंथन के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से साफ है कि विपक्षी हिंदुओं के से घृणा और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की घिसी पिटी लकीर से जरा सा भी हटने वाला नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने ऐसे नेताओं को जवाब देते हुए कहा है कि यदि सनातन विरोधी यही रवैया कायम रहा तो 2024 के संसदीय चुनाव में इंडिया गठबंधन से के सपा, राजद जैसे कई दल लोकसभा से लुप्त हो जाएंगे, जब तब ये ईवीएम में दोष देखने को चलेंगे। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में अब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। जी हां, बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार के करीब 4 लाख शिक्षकों को नए साल का बड़ा गिफ्ट दिया है। मंगलवार को पटना में हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों के हित में भी बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दी है। नियोजित शिक्षकों को इस फैसले का लंबे वक्त से इंतजार था। बताया जा रहा है कि जल्द ही शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर पास होने के बाद उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को 3 मर्तबा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर वे 3 बार परीक्षा में फेल हुए तो फिर सरकार उन पर विचार करेगी। जब नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने के बाद उनकी सुविधाएं इजाफा हो जाएगा। उन्हें महंगाई भत्ता, किराया भत्ता और चिकित्सा भत्ता समेत कई सुविधाएं भी मिलेगी। अब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। राज्य कर्मी बनने वाले कक्षा 9 और 10वीं के शिक्षकों को मूल वेतन के रूप में 31,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्हें महंगाई भत्ता के रूप में 13,020 रुपये मिलेंगे। आवासीय भत्ता के रूप में 2,480 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इनका भी CTA फिक्स होगा। इस मद में 2,130 रुपये देय होगा। चिकित्सा मद में 1,000 रुपये और फिर पेंशन फंड में 4,330 रुपये जमा किए जाएंगे। इस प्रकार इनका शकल घरेलू 53,970 रुपये होगा। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में नीतीश सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दूं कि सिपाही चयन पार्षद के अध्यक्ष पद से AK सिंघल को हटा दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी अब शोभा अहोतकर को दी गई है, जो फिलहाल बिहार होमगार्ड एवं अग्निमिशन सेवा की DG हैं। जब पंजाब के जालंधर छावनी के रहने वाले SK सिंघल 1987 में सबसे पहले IFS बने थे। उसके अगले साल उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में IPS की नौकरी हासिल कर ली थी। उनकी सारी शिक्षा दीक्षा जालंधर में हुई। जालंधर के DAV कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली थी। जहाँ गणित ऑनर्स में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। जब पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से उन्होंने गणित में ही स्नातकोत्तर किया, जहाँ इनमें भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। जब कुछ दिनों तक वे पंजाब में ही खालसा कॉलेज विमेंस में लेक्चर के पद पर काम करते रहे। वे दानापुर में के SP भी रह चुके हैं। आपको बता दूं कि बतौर SP SK सिंघल ने बिहार के नालंदा, सिवान, कैमूर, रोहतास और भोजपुर जैसे जिलों में अपना योगदान दिया है। साल 2005 में DIG प्रशासन के पद पर उनकी प्रतिनियुक्ति की गई थी। SK सिंघल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी रह चुकी है। आपको बता दूं कि SK सिंघल सिवान के कद्दावर नेता रहे शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया था। जहां उनकी गिरफ्तारी के बाद काफी ज्यादा बवाल मचा था, लेकिन SK सिंघल नहीं हटे। दोस्तों, बात करेंगे कि किसानों के साथ फ्लैट में रहने वाले लोग भी सालों भर ताजी सब्जियां का स्वाद चख सकेंगे। सब्जियां भी उनके द्वारा खुद की उगाई होगी, जहां और उनके लिए उन्हें मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी कि अब आप बिना मिट्टी की ही सब्जी उगा सकते हैं। जहाँ हरी सब्जियां बिना मिट्टी के उगा सकते हैं। तकनीक क्या है, हम आपको भी बता रहे हैं। आपको बता दो कि ये सब कुछ संभव हो सकेगा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार की गई एक विशेष तकनीक से। बिहार के बांका जिले के लोग अब बिना मिट्टी के हरी सब्जी का उत्पादन कर सकेंगे। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र किसानों समेत अन्य लोगों को हाइड्रोपोनिक तकनीक से
सब्जी की खेती करने का गुर सिखाएगा। इस तकनीक से किसान अपने घरों की छत और बरामदों के फर्श पर बिना मिट्टी के भी बेमौसमी सब्जी की खेती कर सकेंगे। इस विधि में पानी के माध्यम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाएंगे। जहां गांव से लेकर के शहर तक के किसान इस तकनीक को अपना करके अपने घर की छत और फिर बरामदों के फर्श पर पालक, धनिया, लेट्यूमस, शिमला मिर्च और फिर स्ट्रॉबेरी सहित अन्य कई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पर्यटन क्षेत्र को अब बढ़ावा मिलेगा। जहां बिहार के मंत्रिपरिषद ने पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। पूरा मामला क्या है अभी हम आपको बताएंगे। दरअसल बात करते हैं कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति 2023 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। यह पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनागत समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार पर्यटन नीति 2023 का अनुमोदन सरकार ने किया है। यह पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह ने निदेशालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यटन क्षेत्र का विकास आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि विश्व के यानी कि देश के दुनिया के कई देशों और श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड आदि तथा देश के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर, गोवा, सिक्किम, राजस्थान आदि की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन क्षेत्र है। हमारी नई नीति से पर्यटन स्थलों के आसपास रोजगार का सृजन होगा और फिर आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। यह पर्यटन विभाग का अनुमान है कि नई नीति 10,000 करोड़ रुपए का निवेश लाएगी। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को क्रेडिट खोर बताया है। उन्होंने नियोजित शिक्षकों को राज्य अकादमी का दर्जा दिए जाने के फैसले पर बिहार के सीएम को आड़े हाथों लिया है। जीतन राम मांझी का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही नियोजित शिक्षकों को राज्य अकादमी का दर्जा देने का फैसला किया था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने उस फैसले को रद्द कर दिया था। आपको बता दें कि मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक पटना में बैठक हुई। जब बैठक में 29 एजेंडों पर मुहर लगी। इनमें सबसे मुख्य रहा नियोजित शिक्षकों को राज्य अकादमी का दर्जा देने का फैसला। नियोजित शिक्षक लंबे समय से राज्यकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे थे और फिर अब चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। जब वहीं जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को क्रेडिट खोर बताया है। जीतन राम मांझी ने एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्य अकादमी का दर्जा देने का फैसला तो मैंने अपनी सरकार में ही ले लिया था, पर उस वक्त नीतीश कुमार ने उस फैसले को गलत बता करके रद्द कर दिया था। जीतन राम मांझी ने आगे लिखा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्य अकादमी का दर्जा देकर के आज एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि मेरा हर फैसला राजहित में था। दोस्तों गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी बात कह दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ना सीएम नीतीश कुमार घर के रहे और ना ही घाट के, अब तो ये दरवाजा भी हो गया है बंद। जी हाँ, आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के भीतर सियासी उठापटक के बीच भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भाजपा में सारे दरवाजे बंद हैं। वहीं दूसरी ओर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा हिंदू धर्म धोखा देने के बयान पर भी विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज देश के अंदर ये स्थिति है कि इंडी गठबंधन कभी अखिलेश यादव बुलवाते हैं, कभी लालू यादव और नीतीश कुमार बुलवाते हैं, कभी कांग्रेस राहुल स्टालिन के पार्टी से बुलवाते हैं। जो लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, मैं उन सब से कहता हूं कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हिंदू धर्म और सनातन भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत का अभिप्राय है। यहां दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से मुख्यमंत्री बनने की बात पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि पता नहीं पलटने की आदत नीतीश कुमार को कब लग गई है, जब कुर्सी के कारण पलटते पलटते अपने पूरे व्यक्तिगत को ही जमीन में पलट दिया, मिट्टी में मिला दिया। नीतीश कुमार ने ऐसा कर लिया है कि आज ना घर के रहे और ना ही घाट के। भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम के बदलते मिजाज का प्रभाव प्रदूषण पर भी पड़ रहा है। जब बुधवार को कटिहार, आरा, छपरा, भागलपुर की हवा सबसे खराब रही, वहीं राजधानी समेत अररिया, भागलपुर, गया, हाजीपुर, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मध्यम दर्जे का रहा। राजधानी पटना की तुलना में बेतिया की हवा सबसे अच्छी रही। यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 88 दर्ज किया गया। वहीं कटिहार की हवा बिहार में सबसे खराब रही, जहाँ पर AQI 323 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर AQI 280 दर्ज किया गया। राजधानी के अलावा अलग अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता की स्थिति ठीक नहीं रही है। यहाँ पटना में 280 के बाद गया में 259, मुजफ्फरपुर में 238, पूर्णिया में 217, किशनगंज में 214, हाजीपुर में 210 दर्ज किया गया है। दोस्तों तेजस्वी यादव को सीएम बनाना क्या लालू प्रसाद यादव का एकमात्र मकसद है?
जी हाँ, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश लालू के डील पर कहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए से नाता तोड़ने और फिर महागठबंधन के साथ जाने के कुछ दिन के बाद ही ये खबर आने लगी थी कि इन लोगों की आपस में कोई भी डील हुई है, जिसके आधार पर तेजस्वी यादव को देर सवेरे सत्ता सौंप देना और फिर आरजेडी का जेडीयू में विलय कर देना चाहते थे। ये तो पहले से ही चर्चा हो रही थी, लेकिन समर्थकों के विरोध के कारण ये मामला बीच में ही रुक गया, लेकिन इनकी डील तो पक्की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू जी का एकमात्र मकसद है कि उनका बेटा किसी तरह से बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। जहां उनको मालूम है कि जनरल इलेक्शन से जनता उनके बेटे को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है, जहां इसलिए इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री का तमगा तेजस्वी को लगा देना चाहते हैं। इसी कोशिश में लालू लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा है कि आरजेडी के साथ जाना और तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा करना नीतीश कुमार के लिए आत्मघाती कदम था, यह अब साबित हो चुका है। दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा मंगलवार को सामने आते ही सियासी गलियारों में कई तरीके की बातें होने लगी है। मीडिया में ललन सिंह के इस्तीफे की चल रही खबरों को बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के विजय कुमार चौधरी ने गलत बताया है। जेडीयू कोटे के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, न ही ऐसी कोई भी चर्चा है। विजय कुमार चौधरी मंगलवार को मीडिया से बात कर रहे थे। इसी क्रम में ललन सिंह के इस्तीफा दिए जाने की चर्चा पर सवाल किया गया। इस पर विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि ये अफवाह है, मीडिया में खबर चल रही है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव सामने है, बिहार में बाद में विधानसभा चुनाव भी है, जहां तैयारी करनी है, क्या रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा के लिए दिल्ली में 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में काफ़ी पार्टियां हैं, जहां सीट शेयरिंग के लिए बैठक हो रही है। जेडीयू में कोई भी अंदरूनी कलह नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। जो उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझ जाएगा। दोस्तों, नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हाल ही में संपन्न हुई बैठक के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जहां उनकी पार्टी के अधिकांश नेता भी इस मामले पर कुछ भी खुल करके बोलने से परहेज कर रहे हैं। इस बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल जेडीयू नेता के लिए बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के लगभग मन बना चुके थे, लेकिन हिंदी और हिंदुस्तान को लेकर के वे सभी पीछे हट गए। जहां इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार उस समय भड़क गए थे जब डीएमके नेता टीआर बालू ने आरजेडी सांसद मनोज झा से नीतीश कुमार के भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद करने को कहा है। जहां सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच नीतीश कुमार की जिम्मेदारी को लेकर के एक सहमति बन चुकी थी। जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया है, जब इसके बाद नीतीश कुमार के लिए संयोजक पद का ऐलान होना था, लेकिन उससे पहले बैठक में अपने भाषण के दौरान वे हिंदी के मुद्दे पर डीएमके नेता टीआर बालू पर भड़क गए। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया था कि हिंदुस्तान में जो भी है उसे हिंदी आनी चाहिए। जो उनके इस बयान से बैठक में शामिल नेता हैरान हो गए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।